ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की। जहां छत्तीसगढ़ में चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे तेज हो रही है, राष्ट्रीय नेताओं का दौरा भी लगातार बढ़ रहा है। बीते 2 महीनों में तीसरी बार मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। क्या रहा खड़गे के दौरे में खास? उनके दौरे को लेकर क्यों आमने सामने नजर आ रहे हैं कांग्रेस और भाजपा, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस लगातार ताकत झोंक रही है। इसी क्रम में लगातार भरोसे के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। बीते 2 माह में 3 भरोसे के सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो चुके हैं। राजनांदगांव और जांजगीर चांपा के बाद वे रायगढ़ में भी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान विकास कार्यों की सौगात तो दी गई, साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियां बताते हुए खड़गे ने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उनके दौरे के माध्यम से कांग्रेस जहां एससी मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं चुनाव से पहले ही कार्यकर्ताओं को रिचार्ज भी किया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय नेताओं के दौरे को लेकर जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस जहां खड़गे के दौरे से पार्टी को लाभ मिलने का दावा कर रही है, वहीं भाजपा उनके दौरे को लेकर तंज भी कस रही है और अपनी पार्टी के नेताओं के आने से कांग्रेस नेताओं को डर लगने की बात कह रही है। नहीं, डराने काम हम लोग नहीं करते। हम लोग तो प्यार की भाषा जानते हैं और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इस रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। आज रायगढ़ में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं और आज भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न कार्यों का लोकार्पण भी होगा और छत्तीसगढ़ की जनता को सरकार की योजनाओं को लेकर संबोधित भी करेंगे। जिस दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आते हैं और उसी दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आते हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी ये कहते हैं कि ये क्यों आ रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों आ रहे हैं। भाई मैं उनसे पूछना चाहता हूं और कांग्रेस की पार्टी से पूछना चाहता हूं, उसी दिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, आप क्या कहना चाहते? हमने तो नहीं पूछा उनसे। भाई उनकी पार्टी है, उनके नेता हैं, जरूर आएंगे। लेकिन भाजपा का कोई नेता आ जाए तो इनको परेशानी हो जाती है और डर हो जाता है जब अमित शाह आते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने दौरे में जहां राज्य सरकार के कामों की जमकर सराहना की है, वहीं केंद्र सरकार पर तीखे हमले भी किए। उनके दौरे से पार्टी को कितना लाभ होगा यह तो चुनाव के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय नेताओं के लगातार दौरे के माध्यम से अपने पक्ष में वातावरण बनाने की कोशिश करती नजर आ रही है। INS न्यूज के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। प्रदेश की अधिकतर सीटों पर सिंगल नाम तय किए जा रहे हैं। वहीं सूची पर मुहर CEC की बैठक के बाद ही लगेगी। इसी बीच दावेदारों की दिल्ली दौड़ तेज हो गई है। क्या कहते हैं इसे लेकर कांग्रेस के दिग्गज, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बैठकों की लंबी दौर के बाद आवेदनों में से छांटकर एक एक नाम भी तय कर लिए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी में इन नामों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब तक नामों को CEC की मंजूरी नहीं मिली और इसी वजह से दावेदारों में बेचैनी ज्यादा है। खासतौर पर रायपुर और बिलासपुर संभाग के दावेदार खासे परेशान हैं। विधायकों और पूर्व विधायकों समेत कुछ दावेदार लगातार दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मिलकर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर की दक्षिण, उत्तर और धरसीवा को लेकर पेच फंसने की खबर है, जबकि बिलासपुर संभाग में कई सीटों पर एक से अधिक दावेदार हैं। इस बीच अब 10 अक्टूबर को IC की बैठक होने की जानकारी सामने आई। माना जा रहा है कि नवरात्रि के दौरान ही कांग्रेस अपनी पहली सूची का ऐलान कर सकती है। तब तक प्रदेश में आचार संहिता भी लग जाएगी। कांग्रेस की पहली सूची में 40 से 45 नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि जिन सीटों पर उलझन है, वहां के प्रत्याशी दूसरी सूची में घोषित किए जा सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची को लेकर जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। देखिए, अभी मैंने कहा कि अभी पार्टी के रूप की तरफ से अधिकृत रूप से कोई सूची जारी नहीं हुई है। मुझे केवल अभी इतना कहना है कि पार्टी की तरफ से अभी अधिकृत रूप से प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है। कि जैसा जैसा मीटिंग होगा, जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ते जाएगा, दावेदारों में बेचैनी बढ़ेगी। लेकिन हम लोगों ने साफ और स्पष्ट कहा है कि टिकट हम लोग यहीं से देंगे, कहीं दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा, तो जो विनिंग कैंडिडेट होगा, टिकट हम लोग उसी को देंगे। ये साफ तौर पर हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है।
कांग्रेस में टिकट के दावेदार पहले तो लंबी प्रक्रिया की वजह से भागदौड़ करते नजर आए। अब सशक्त दावेदार दिल्ली तक पहुंचकर अपनी दावेदारी सुनिश्चित करने में जुटे हैं। इस बीच हर किसी की निगाहें सीईसी की बैठक पर टिकी हैं। हर दावेदार चाहता है कि सीईसी की बैठक से पहले वो अपने मुताबिक समीकरण बना ले। ऐसे में किसकी टिकट कटेगी और किसे मिलेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही चुनाव की आहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अब किसी भी दिन चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में निर्वाचन आयोग और सियासी दल कितने तैयार हैं? आचार संहिता लगने से कौन से काम प्रभावित होंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने तय समय पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर लिया है। अंतिम सूची में लगभग 10 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। इसके बाद प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 2,03,60,240 हो गई है, जिसमें से 1,01,20,830 पुरुष मतदाता और महिला मतदाताओं की संख्या 1,02,39,410 है। अंतिम प्रकाशन के बाद थर्ड जेंडर वोटर 790 हो गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सभी राजनीतिक दलों को अब अंतिम सूची दे दी जाएगी। इसी सूची के आधार पर निर्वाचन होगा। 1,02,39,410 महिला मतदाता और 1,02,0830 पुरुष मतदाता है। इस तरह राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या है 2,03,60,240। मतदाता सूची में जो हमने दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया है उसमें अब संख्या 1,60,955 हो गई है। इधर अब सियासी दलों ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस सरकार ने जहां सभी जिलों में लोकार्पण, शिलान्यास से लेकर भूमि पूजन के कई बड़े कार्यक्रम संपन्न कर लिए हैं, वहीं सभी संभागों में भरोसे का सम्मेलन, युवाओं के साथ भेंट मुलाकात से लेकर कई बड़ी सभाएं भी आयोजित कर ली गई हैं। इसी तरह पीएम मोदी के भी कई शासकीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जगदलपुर, रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में प्रधानमंत्री की सभाएं हो चुकी हैं, जिसमें उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास किया है। भाजपा की सभाओं को भी पीएम संबोधित कर चुके हैं। हालांकि अब भी विकास के कई काम हैं जिनका लोकार्पण नहीं हो सका है। इसमें नवा रायपुर के सीएम हाउस, स्पीकर हाउस, राजभवन, मंत्रियों और अफसरों के बंगले तो है ही, रायपुर के टाटी बांध, ओवरब्रिज समेत कुछ और विकास कार्यों का लोकार्पण थम जाएगा। हालांकि दोनों ही प्रमुख दल चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा कर रहे हैं। हम मतदाता सूची का प्रकाशन आज अंतिम दिन है। आचार संहिता कभी भी लग सकता है, लेकिन हम लोग कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है इसके लिए। जब भी चुनाव आयोग डेट डिक्लेयर कर दे, हम लोग तो तैयार हैं चुनाव में जाने के लिए, तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी की भी अपने मतदाता सूची पर काम है। सूची हम अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, उसका अध्ययन होगा, उसमें मतदान कराया जाएगा अधिक से अधिक। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग और सियासी दल आचार संहिता के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सरकारी कर्मचारियों के तबादले से लेकर सुरक्षा के इंतजामों तक सभी स्तर पर काम चल रहा है। ऐसे में यह तय है कि आचार संहिता लागू होते ही प्रदेश में सियासी सरगर्मी और भी तेज होगी। साथ ही प्रत्याशियों के ऐलान और नामांकन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर जगदलपुर में मंगलवार को हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा सियासी गलियारों में चर्चा का सबब बना हुआ है। बीजेपी प्रधानमंत्री के दौरे के छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर मानकर चल रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की सभा के दौरान लाखों की भीड़ जुटी। जनता के इस उत्साह को पार्टी अपने पक्ष में मानकर चल रही है। पार्टी ने सभा में प्रधानमंत्री को सुनने आए लोगों को धन्यवाद भी दिया। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने आरोप लगाया है कि सभा को असफल बनाने के लिए कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया। वहीं कांग्रेस का मानना है कि बस्तर बंद के जरिए हमने जनता की आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचानी चाहिए, जिसे कांग्रेस ही सफल रहे। यह तो भाजपाइयों का आत्मघाती कदम है। हमारे लिए तो ये शुभ घड़ी है, शुभ अवसर था कि हम बस्तर की आवाज
को उठाने में कामयाब रहे। बस्तर की जनता की डिमांड थी कि विनिवेशीकरण ना हो। उस दिशा में आदिवासी समाज, सर्व पिछड़ा वर्ग समाज और कांग्रेस पार्टी ने जो बस्तर की आवाज़ बनकर खड़े हुए और बस्तर वासी उसका समर्थन किया। आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक कल बंद रहा। तब बस्तर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदलपुर में मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की और महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव के महल पहुंचकर राज परिवार सदस्यों से मुलाकात भी की। भंजदेव के घर पहुंचकर उन्होंने सियासत के ऐसे राजा थे, आपको बता दें, जिन्होंने हमेशा आदिवासियों के हित के लिए काम किया है। यही कारण है कि जब भी कोई बड़े नेता या बाबा आते हैं तो एक बार राजमहल का रुख जरूर करते हैं। राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव ने बताया है कि पीएम मोदी के साथ श्री रविशंकर और बाबा रामदेव भी राजमहल आ चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी बस्तर दौरे में आए हुए थे। उस दौरान उन्होंने बस्तर जो प्रवीण चंद भंजदेव जी की जो प्लेस है, राजवाड़ा है, वहाँ पर पहुंचे हैं। इस संबंध में हम चर्चा करने हमारे साथ मौजूद है राज परिवार सदस्य कमल चंद जी। कमल चंद जी, कल पीएम राजवाड़ा में गए, क्या खास चर्चा हुआ होगा? बस्तर के सियासी को लेकर किस प्रकार चर्चा हुआ? क्या जैसे सीएम प्राइम मिनिस्टर साहब का जैसे आगमन होते ही वो मंदिर गए, माई की आरती करे, माई से प्रार्थना किए बस्तर के सुखाली के लिए, बस्तर के विकास के लिए। और करने के उपरांत वो राजमहल आए, राजमाता साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के उपरांत वो सीधे सरकारी कार्यक्रम में चले गए थे। डिस्कशन में मैं तो उपलब्ध नहीं था, राजमाता साहब से बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद फिर वो पुनः अपने सरकारी कार्यक्रम में नियमित अनुसार जो कार्यक्रम थे उसमें चले गए। राजमहल पहुँचते ही सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने आते ही महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव का जो चित्र है वहाँ पे आप देखते हैं, जहाँ पे लाखों आदिवासी आते हैं। और आज भी मैं तो वहाँ रहता हूँ, मेरे घर पे ही लोग आते हैं, पहले आकर के महाराज साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जहाँ उनकी चित्र छाया लगी हुई वहाँ पे आकर के। जैसे हमारी जो दंतेश्वरी माता है, बस्तर का आराध्य देवी है, जब भी कुछ शुभ काम होता है उनके दरबार में पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं 2023 की चुनाव है और प्रधानमंत्री जी के आना, माँ की चरण बंदन करना, पूजा अर्चना क्या मायने रखते होंगे सियासी के लिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि माई जी खुद अपने आप में, दंतेश्वरी माई बस्तर रियासत की कुलदेवी है, मेरी खुद की कुलदेवी। मैं खुद माटी पुजारी हूँ। हमने भी जब भी युद्ध किया, चाहे वो मुगलों के खिलाफ किया हो या कभी भी युद्ध हुई, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, चाहे भूमकाल आंदोलन हुआ, तभी भी हमने माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद दिया था। और ये कहीं ना कहीं शंखनाद भी है। और माई जी का आशीर्वाद के तहत हमें लगता है कि आने वाले 2023 में बस्तर के 12 के 12 विधानसभाओं में पूरा प्रयास रहेगा कि सभी विधानसभा सीटें हम जीतें। सद मौजूद रहे कमल चंद भंजदेव, उनका खासतौर पर कहना है कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री जी जगदलपुर आए हुए थे, सीधे एयरपोर्ट से राजवाड़ा गया और मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के बाद पैलेस में महारानी से बातचीत की। तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर बस्तर आते हैं, कोई भी बड़ा काम करने से पहले माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करते हैं। तो यही कारण है कि जो मिशन 2023 की चुनाव होने वाला है और उसके पहले अगर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। कैमरामैन संजू के साथ जीवानंद हलदर, INN न्यूज, जगदलपुर। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा डिजिटल वॉर के सहारे कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी। इसके लिए भाजपा ने डिजिटल योद्धा अभियान लॉन्च किया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसकी शुरुआत की है। इस अभियान के तहत कोई भी व्यक्ति 8955776611 पर मिस्ड कॉल देकर डिजिटल वॉलंटियर बन सकता है। डिजिटल वॉलंटियर केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की नाकामियों को सोशल मीडिया पर साझा करेगा। आप सभी से आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए आइए डिजिटल योद्धा अभियान से जुड़े और जुड़कर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम करें। इस चुनाव में सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। जितनी लड़ाई हम लोग मैदान में लड़ने वाले हैं, कमोबेश उतनी ही लड़ाई हमारी सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है। इस सरकार की नाकामियां, इस सरकार का भ्रष्टाचार, इस सरकार में जो अराजकता फैली हुई है, ये लोगों तक पहुंचाने का माध्यम। इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव की आहट अब सुनाई देने लगी है। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर लिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब
गाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंतिम सूची के प्रकाशन के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मतदाताओं की संख्या 2,03,60,240 हो गई है। प्रदेश में 1,01,20,830 पुरुष मतदाता, जबकि महिला मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या 1,02,39,410 है। 18 से 19 वर्ष वाले मतदाताओं की संख्या 7,23,771 है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा नाम जोड़े गए हैं, जबकि 2,90,000 नाम विलोपित किए गए हैं। सभी राजनीतिक दलों को अब मतदाता सूची प्रदान कर दी जाएगी। अक्टूबर को राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 24,109 पोलिंग स्टेशंस पर जो है मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ है। अब ये वही मतदाता सूची है जिसके आधार पर विधानसभा के चुनाव होंगे और जो कि साल के अंत के पूर्व तक होंगे। इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक पहले विकास के मुद्दे पर फिर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत दूरबीन लेकर विकास कार्य खोजने निकले हैं। अब संसदीय सचिव और रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ने उन्हें दृष्टि दोष का मरीज करार कर दिया है। विकास उपाध्याय ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। विकास उपाध्याय ने कहा है कि भाजपा के नेताओं ने दूरबीन लेकर विकास तो खोजा तो उन्हें स्वामी आत्मानंद स्कूल नजर नहीं आया, जिसे कांग्रेस सरकार ने शुरू किया। हमार अस्पताल हमार बाजार नजर नहीं आया। छत्तीसगढ़ में विकास को लेकर बहस तेज है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दूरबीन लेकर विकास खोजने की कोशिश की थी और आज कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें दृष्टि दोष है। देखा जा सकता है विकास उपाध्याय जो संसदीय सचिव, उनके नेतृत्व में जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को दृष्टि दोष और इलाज की जरूरत है, ये बताने की कोशिश इस प्रदर्शन के माध्यम से की जा रही है। और यहाँ पर आर.डी. तिवारी स्कूल, जो कहीं ना कहीं स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना के तहत बनाया गया था, उसके सामने प्रदर्शन करके दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस की सरकार में विकास हुआ है और अब जो है दृष्टि दोष की वजह से वो विकास नजर नहीं आ रहा है। विकास उपाध्याय जो संसदीय सचिव और इस क्षेत्र के विधायक है, वो हमारे साथ है, उन्हीं से जानते हैं। एक बार फिर विकास को लेकर बहस है, क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दृष्टि दोष हो चुका है, उनके नेताओं को। भारतीय जनता पार्टी के नेता कल दूरबीन लेके इसी रोड से निकले थे। ये स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये आर.डी. तिवारी स्कूल है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, 54 बच्चे पढ़ते थे, अभी 1000 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और 12,000 से ज़्यादा बच्चों का आवेदन रुका हुआ है एडमिशन लेने के लिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के बच्चे भी हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता तो चिट्ठी लिखी स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्रिंसिपल को कि हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन, हमारे कार्यकर्ताओं के बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया जाए। ऐसी 6 स्कूलें हैं, 2 स्कूल अभी नए सत्र में चालू हो गई, एडमिशन चालू है। पानी टंकी, अस्पताल, हमर क्लिनिक, हमर अस्पताल, राशन दुकानें, सड़क, नाली, रोड, जो मूलभूत सुविधा है, वो मूलभूत सुविधा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि विकास जो है वो लगातार किया जा रहा है, लेकिन दृष्टि दोष की वजह से भाजपा के नेताओं को ये विकास नजर नहीं आ पा रहा है। और अब लगातार कांग्रेस के नेता इस विकास को पूरे विधानसभा क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में दिखाने की कोशिश भी करेंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर दुर्ग पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और पुराने शातिर अपराधियों की धरपकड़ में भी लगी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने आदतन बदमाश बबलू ईरानी को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला। साथ ही पुलिस ने उसके कब्जे से धारदार हथियार भी बरामद किया है। दरअसल पुलिस को लगातार बबलू के खिलाफ शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को शहर के बस स्टैंड से धर दबोचा और उसका जुलूस भी निकाला। बस स्टैंड से हमको सूचना मिल रही थी कि बबलू ईरानी नाम का व्यक्ति है जो लगातार यहाँ पे बस स्टैंड में जो लोग आ रहे हैं उनके साथ मारपीट करता है, चाकू दिखा के उनसे वसूली करता है। और जब हमने पतासाजी करवाई तो पता चला कि ये जो बबलू ईरानी है इसके खिलाफ पहले ही 88 प्रकरण दर्ज हैं और इसके अलावा भी ये लगातार बदमाशी, लूट, गांजा, ये सब सारे का चीज़ें में सम्मिलित रहता है। आज हम लोगों को फिर सूचना मिली थी ये चाकू लेकर बस स्टैंड में लोगों के साथ बदतमीजी, डरा धमका रहा है, बदतमीजी कर रहा है।
इधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सोने चांदी की कीमतों में अब गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। सोना भी अपने 3 माह पहले के स्तर पर आ गया है, वहीं चांदी की कीमत भी 3 माह पहले के स्तर पर पहुंच गई है। रायपुर सराफा बाजार में चांदी 69,800 रुपए प्रति किलो और सोना 58,900 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर आ गया है। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आने से सराफा बाजार में अब पूछ परख भी बढ़ने लगी है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना और चांदी की कीमतें घट रही हैं। ऐसे में जो सोना 65,000 रुपए तोला तक जाने वाला सोना आज 60,000 रुपए के करीब पहुंच चुका है। ग्राहकी पर भी इसका खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं सोने चांदी के जेवरात लेने दुकानों पर जो है वो पहुंच रहे हैं। सराफा मार्केट में इन दिनों काफी उछाल जो है वो देखने को मिल रहा है। ग्राहकी के मामले में बात करें, क्या वजह लगती है सर लगातार सोने के दामों में गिरावट आ रही है? अमेरिकी डॉलर इंडेक्स जो है अभी साल भर के उच्चतम स्तर पर चल रहा है। इसके कारण जो स्टॉकिस्ट हैं, जो व्यापारी अमेरिकी और अमेरिकी फंड ये मुनाफा वसूली में लगे हुए हैं और ये चुनाव के ये व्यापार त्योहारी सीजन से पहले एक बार करेक्शन आता है, ये करेक्शन है। और इसके बाद निश्चित तौर पर बाजार के जो भाव है, सोना लगभग 65,000 और चांदी लगभग 75,000 होने की उम्मीद जताई जा रही है बाजार में। सर अगर रेट की बात करते हैं तो व्यापार पर कितना असर देखने को मिल रहा है आप लोगों के? जी देखिए, रेट घटता है और बढ़ता है, दोनों ही स्थितियों में व्यापार पर कोई भी असर नहीं आता है। जब बढ़ते हैं तो भी लोगों ने लिया है और घट रहा है तभी लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर अभी कोई फायदा, क्योंकि अचानक गिरावट काफी आई तो ग्राहकी में अभी देख रहे हैं काफी ज्यादा चल रहा है सराफा बाजार? जी, चूंकि भाव कम हुआ है, लोग निवेश करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और लोग निवेश कर रहे हैं। हालांकि अभी पितर पक्ष चल रहा है, ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट के चलते सोने चांदी के भाव में काफी गिरावट आई, जिसके चलते बड़ी संख्या में जो ग्राहक हैं वो दुकानों पर पहुंच रहे हैं। वहीं आने वाले दिवाली त्यौहार के समय सोने का जो भाव एक बार फिर से 65,000 और चांदी का जो है वो 70,000 के करीब पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे NH24/7। नमस्कार।